हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फॉर्म पॉलिसी बिफोर 1947। ये मेरी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रोड मैप प्रोवाइड करा दिया है कि ये सीरीज़ कैसे फॉलोअप होगी, किस किस तरह से होगी। तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, वो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो देख लेगा, आपको सारी स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी ये सीरीज़ कैसे चलेगी। रीज़न क्यों वाई दिस फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज आई रिलेशनशिप आज के समय डायनेमिक पार्ट ऑफ पेपर अगर देखें 2013 से जो चेंज हुआ है हमारा यूपीएससी सिलेबस, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। साइड टू साइड हमारा जीएस पेपर 2 ऐसे इंटरव्यू इवन द प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेगा। द मेन थीम यही है कि वो लोग जो कोचिंग नहीं ले पा रहे या फिर कुछ इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो साइड टू साइड अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं बट या अपने सपनों को नहीं बनने देते, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम एज वेल एज या फिर टाइम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर स्पेशली और राजेंद्र नगर के अंदर पैकेज का ज़माना है बॉस। आज के समय तो पैकेज के हिसाब से बात होती है, आपका पैकेज के पे कर सकते हो तो कोचिंग लो, अदरवाइज फिर बाहर कोई नोट्स ही लो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो खैर अगेन वही ये टारगेट उन्हीं लोगों के बेस बना के मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि उन लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। दैट्स ऑल। मेरे तो कोई ज़्यादा खास इनिशिएटिव अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं इस चैनल के बारे में। और एक चीज़ और गाइस, इसकी फ्री पीडीएफ फाइल मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर दूंगा, नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज़ कंप्लीट होगी मैं आपको फ्री पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जाने से पहले अगेन ये मेरी जो अप्रोच होगी बेसिक टू एडवांस अप्रोच होगी। आज के जो लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स पे चलेगा, क्या कि फॉरेन पॉलिसी क्या क्या हुई 1947 से पहले हमारी कैसे बिल्डअप हुई, कैसे नहीं हुई, दैट्स ऑल। तो क्या गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओवरऑल देखें कि मैं जो स्ट्रेटजी जो फॉलो करूँगा, जीरो टू बेसिक टू एडवांस अप्रोच, कि आज के समय एक बेसिक से स्टार्ट करते हो एडवांस हो, जो कैसे चाइना को काउंटर करें, कैसे पाकिस्तान को काउंटर करें, कैसे हम यूएसए को काउंटर करें, वो एडवांस टॉपिक में हम देखने की कोशिश करेंगे। टीपीपी क्या है, स्ट्रेटजी आरईसीपी क्या है, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में कवर होंगी। गाइस फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट क्लैरिटी। टारगेट ये कि कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि कंसेप्ट से रिलेटेड जो आज के समय इश्यूज आ रहे हैं, कि काफ़ी लोग आईआर को रटने की कोशिश करते हैं बट रट्टाफिकेशन नहीं है, जैसे समझने की चीज़ है, दैट्स ऑल। लेस कंटेंट्स होंगे क्योंकि ये क्रीम पार्ट मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की, क्योंकि कोई भी एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होता है सॉरी गाइस, तो वो यही सोचता है कि मुझे क्रीम पार्ट ही मिले, लेस कंटेंट हो और मोर मेरा, ताकि मैं अपने आंसर्स को मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकूँ, दैट्स ऑल। गाइस मोर एडिकल पार्ट की 360 DU के शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू मैं कोशिश करूँगा आप समझाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता सकूँ। और फोकस ऑन द प्रिंस प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू पार्ट और सेक्टर डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं काम आता है। न्यूज़पेपर पढ़ते तो हाँ पता होना चाहिए, हाँ यार इसने ये बंदा ही करा, तो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी हेल्पफुल रहेंगी। खैर about the series, this is the second lecture of this series. First lecture was the roadmap, which I told you earlier, and next for the 60 to 70 lectures would be I will have to make it as soon as possible when I will get a time. तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं 60 to 70 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और ओवरऑल इस एनालिस करने के बाद ये पता चला कि 60 to 70 लेक्चर्स बनेंगे बॉस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साइड टू साइड आई एम आल्सो नॉट अ परफेक्ट यार, आई एम आल्सो लाइक यू, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। तो क्रिटिसिज्म आप मोस्ट वेलकम, कुछ कमियाँ हो तो क्रिटिसिज्म करें, कोई इशू नहीं है, बट मैं इसको पॉजिटिव थीम्स के साथ स्टार्ट करूँगा। खैर टॉपिक इस वीडियो के अंदर जो कवर होंगे वो मीनिंग होगा, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, एफपी का मतलब क्या है, इट्स कंटेंट्स, फैक्टर्स, बेस एंड टाइमलाइन विद एनालिसिस व्यू, दैट्स ऑल। मैंने इसमें इस सीरीज के अंदर सिर्फ 5 पॉइंट्स को ही ध्यान में रख के सीरीज बना रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अप्रोच। व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? गाइस मीनिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, सी फॉरेन पॉलिसी क्यों, क्योंकि आज के समय अगर ओवरऑल बात करें पेपर ऐप पे, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब चलते हैं सिलेबस के हिसाब से। वैसे सिलेबस में हमें वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ओवरऑल, कि हमारे फैक्टर अफेक्टिंग कोई भी हमारे अगर फैक्टर अफेक्टिंग चाहे किसी भी कंट्री में हो, अगर उसके फॉर एग्जांपल अगर इवन दैट अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर वेनेजुएला ने, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो एक कंट्री है, वेनेजुएला ने अगर तेल के प्राइसेस बढ़ा दिए तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर होगा। फैक्टर अफेक्टिंग भी देखना है, डायरेक्ट हमें काउंटर भी पॉइंट्स हमें देखना है, तो इस वजह से हमें फॉरेन पॉलिसी पढ़नी बहुत जरूरी है। Guys, in the simple word, like the set of the principles doctrine as followed by the nation for securing the objectives of the nation interest during the course of its relations with other nation. दो सिंपल सी लैंग्वेज बोलूँ, फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके अंदर हम अपने सिद्धांतों को से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दैट्स ऑल। हम अपने नेशन इंटरेस्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल्स के थ्रू, यानी संविधान के एंगल के थ्रू हमें देखने को, हम अपने संविधान को फॉलो कर सकें, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो कर सकें, और साइड टू साइड नेशनल इंटरेस्ट को हम फॉलो कर सकें, और साइड टू साइड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हों जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हों। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक समाजवादी यानी सोशलिस्ट
टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है ओवरऑल, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट के ऊपर हमने एक डंडा ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है कि कैपिटलिस्ट नहीं, हम एक सोशलिस्ट हैं, यानी कि हमें समाज के गरीब तबके की सभी लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, रिपोर्ट्स कहती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 40% वर्ल्ड के गरीब इंडिया के अंदर ही है, वी आर एक्सेप्टेड, बट हम लोगों को उन लोगों का विकास करना है, हम लोगों को उनकी हेल्प करनी है। मीन्स एज ए स्टेट लेवल पे, यानी एज ए स्टेट, यानी इंडिया को अगर मैं स्टेट मान लूँ तो स्टेट ये चाहेगा कि ये जो इनइक्वालिटी को मैं कोशिश करूँ ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो इसके प्रिंसिपल्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू फॉलो करेगा, बाद में नेशनल इंटरेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आज की किसी को कैपिटलिस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने लग जाओ, सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प करने लगे। फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज जो आज के समय इंडिया के अंदर आती है, मल्टीनेशनल कंपनी गाइस वो कंपनीज होती हैं जो फॉरेन से आती हैं, हमारे देश में व्यापार करती हैं और समथिंग बिजनेस करती हैं, और जो प्रॉफिट होती है वो ले जाती है, जिसको हम ट्रेस इरोजन इफेक्ट भी हम आने वाली सीरीज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, खैर अलग मुद्दा। तो गाइज इसके अंदर जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, फॉर एग्जांपल एक तो हमारी धुआंधार, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ Amazon.in, एक ये फॉरेन कंपनी है, मल्टीनेशनल एक तरह से मान के चलो, ऑनलाइन वेबसाइट है, सबसे समझ आ जाएगा क्योंकि आज के समय हर आदमी मोबाइल चार्जर फार्जर सब ऑनलाइन बुक करते हैं। और एक हमारी देसी कंपनी है स्नैपडील, राइट। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा काउंटर करें, थोड़ा सा अगर सोचने की कोशिश, अमेजोन क्या स्नैपडील अमेजोन का टक्कर ले सकती है? कुछ बोलेंगे हाँ ले सकते, कुछ कहेंगे नहीं ले सकते। अगर आप ओवरऑल रिसोर्सेज की बात करें, अमेजोन काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो जब मल्टीनेशनल कंपनी की जब बात आती है तो हमें अपने SME मीन्स गाइस स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि जिसको बोलते हैं लघु उद्योग, कुटीर और लघु उद्योग समथिंग हिंदी में कहते हैं शायद। तो गाइस SME को हमें जब मल्टीनेशनल कंपनी जब आती है, ठीक है, तो जब SME कंपनी ऑलरेडी जब हमारे देश में जो हमारे अपने उद्योग हैं, हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, क्या आपको लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का टक्कर ले पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज दे आर वेल, भाई इनका जो मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत तगड़े हैं। ये डॉलर्स में बात करते हैं, हम रुपये में बात करते हैं, आज के समय डॉलर 65 रुपीज़ का है, 65 to 66। तो जब बात आती है डॉलर्स की, तो हमारी कंपनी कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो जाती है, डिफेंस में चली जाती है, डिफेंसिव में चली जाती है, जिस वजह से हमारी पॉलिसी का मेन एम यही होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंसिपल जो अलॉटेड जो हमने की है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे आइडियोलॉजी में, इवन दैट हमारे हिस्ट्री में, उसको हम फॉलो करें और आगे वाले जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको बचा के रखें, ताकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी प्रिंसिपल जो हमारे हैम्पर्स ना हो। बाकी फॉरेन पॉलिसी साइड टू साइड, टाइम टू टाइम चेंज भी हुई, वो हम आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन मुद्दा यही है कि हम कोर थिंग को पकड़ें, दैट्स ऑल, कि फॉरेन पॉलिसी है क्या, किस तरह से बिल्डअप होती है, इट्स ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट एंड इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ से ले सकते हैं, इस बिलोंग्स टू द सोशलिस्ट समथिंग लाइक दैट। वैसे एनालिटिकल पार्ट ये भी कहता है कि अगर हम एनालिटिकल पार्ट पे चलें तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ऑलवेज एज ए सक्सेसफुली चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर नेशंस इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आज के समय हमारे हालात बड़े बेकार चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ऑफ कोर्स हमेशा चलते हैं, बट इस समय तो कुछ ज़्यादा बेकार चल रहे हैं। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाक है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाक। गाइज अगर बात करें हम कारगिल युद्ध की, कारगिल वॉर की अगर बात करें तो उस समय भी हालात बड़े ही बदतर हो गए थे, जैसे आज के समय चल रहे हैं थोड़े बहुत। तो जब कारगिल जब वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उस समय हमने देखा कि वी आर जस्ट लाइक एनिमी, नथिंग एल्स, कि हमें एक फ्रेंड्स की तरह भी नहीं, हम इवन दैट हम अपने एक्टर्स को भी वहाँ पे उनके पाकिस्तानी एक्टर्स को भी हम बैन करते थे कि हम इसका पनिशमेंट देंगे, राइट। और एक समय ऐसा भी आता है कि एक स्टेट पीसफुल टाइप का भी आता है, ठीक है वायलेशंस हो रही हैं थोड़ी बहुत, बट वॉर टाइप की सिचुएशंस नहीं आ रही, तो उस समय हमारी जो पॉलिसी होती है बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि सॉफ्ट एंड हार्ड में हम लोग कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि डिपेंड ऑन द नेबर्स बिहेवियर, यानी कि जैसे उसका बिहेवियर होगा वैसे हमारी पॉलिसी जो भी फॉरेन पॉलिसी वो बिल्कुल चेंज होती जाएगी। अगर जो कोई अगर नेबर हमारे साथ सॉफ्टली बात कर रहा है तो यस वी हैव टू आल्सो गो विद सॉफ्ट वे। अगर कोई हार्ड बात कर रहा है तो ऑफकोर्स कोई हमें आँख देगा तो हम उसको छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और इवन दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर, सभी प्राइम मिनिस्टर यही कहते हैं। क्या तो गाइस, यानी कि हमें एक चीज़ और यहाँ पे एंगल से हमें पकड़ने को ये देखने को मिलता है कि फॉरेन पॉलिसीज और वे बिहेवियर जो चेंज होगा, चेंजिंग शुड बी विद गो टू डायनेमिक पार्ट इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को स्टैटिक पार्ट पे पकड़ के बैठे, नहीं जैसे हाँ यही है, नो, इट्स डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द नेबर। यानी कि हमारी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके दो पार्ट होंगे, यानी कि फोर होगा स्टैटिक, यस, जो हमारे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट,
जो हमारा सोसाइटी इंटरेस्ट व्हाटसोएवर जो भी हो, एक हमारा डायनामिक पार्ट इज डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर ऑफ नेबर। यानी जो हमारे एटीट्यूड्स होंगे, जो हमारे नेबर्स के जो एटीट्यूड्स होंगे, हम उसके हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी करेंगे। यानी कि एक सॉफ्ट होगी पॉलिसी और कोई हार्ड अनली सीरीज में कन्वर्ट मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर फॉरेन पॉलिसी को पढ़े तो इसके कंटेंट्स क्या हैं? कंटेंट्स इन द तत्व, आगे वो कौन से तत्व हैं जो फॉरेन पॉलिसी को बिल्डअप करते हैं, हैम्पर करते हैं, समथिंग इस तरह से कुछ प्रो कॉन्स में देखें तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो गाइस अगर फॉरेन पॉलिसी कंटेंट्स की बात करें, यानी कि ओवरऑल तो जनरल प्रिंसिपल अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय द नेशंस, यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो फॉलोड बाय द नेशंस होंगे, जो भी उनके प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लिए जो हमारी जो फेमस जिसको बोलते हैं कि हिंदुइज्म में गीता है और मुस्लिम्स में कुरान है, पंजाबियों में गुरमुखी है, लेकिन हमारी एक ही बुक है। वो अगर ओवरऑल एनालिसिस करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आर्टिकल नंबर 51 जिसको हम कहते हैं कि पीसफुल हमें एक स्टेट चाहिए, कि हमें हर समय एक पीसफुल, एक शांतिवादी बन के रहना चाहिए, एक अग्रेसिव ना हो के जैसे हम शांत रहें, दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू फॉलो द जनरल प्रिंसिपल। हमें सोशलिस्ट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हमें कैपिटलिस्ट भी चाहिए थोड़ा बहुत, हमें प्राइवेटाइजेशन भी चाहिए, बट हमें सोशलिस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव एम्स ऑफ द नेशन इंटरेस्ट विच आर टू बी अटेंडेड, यानी कि वो नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स जो एक नेशंस जो स्पेशली जो एक नेशंस के जो इंटरेस्ट होते हैं वो चाहता है। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन, जो एम्स और जो उसके लक्ष्य होंगे और जो उसके उद्देश्य होंगे जो नेशन इंटरेस्ट के हों, तो उसको भी हम क्या नाम है फॉलो अप करते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इज द नेचर ऑफ द मीन्स दैट आर टू यूज टू अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो फॉरेन पॉलिसी जिसको हम एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स को हम बेसिकली अगर बात करें तो हम उसको अचीव कर सकें साइड टू साइड। कोई ऐसा इतनी कोई तुर्रमखाबी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी हम ना बना दें अपने स्ट्रक्चर पे कि हम उसको पा ही ना सकें। तो इस तरह से द नेचर ऑफ द मीन्स दैट आर टू बी यूज टू अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स, कि एक पॉजिटिव वे में हम उसको क्या नाम अचीव कर सकें। ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में, फॉर एग्जांपल अगर हम अपना ही भला करने लग गए और पता चले कि हमारे पड़ोसियों को भी उससे हैम्पर हो रहे, तो दैट्स टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी विल बी नॉट वर्क इन द फ्यूचर। तो जिस वजह से वी हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द गाइडलाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। सी द guidelines for understanding the relation with other nation, in the sense you can say like what's going on right now in the Pakistan, कि अगर जो पाकिस्तान ने जो गाइडलाइन फॉलो करी तो हमें भी उसके हिसाब से, अगर अगेन सॉफ्ट हो रहा है तो हमें भी उसके हिसाब से सॉफ्ट होना पड़ेगा। अगर वो हार्ड हो रहा है तो यस लिटिल बिट वी हैव टू गो आल्सो बी प्रोएक्टिव, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी। तो इट्स डिपेंड ऑन द गाइडलाइन एज वेल एज एंड द अटेम्प्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड द चेंज द रिलेशनशिप एट द केस मे बी एंड द किसी भी चीज़ में डायलॉग्स फॉर्म में, जो मैं आपको जब डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ाऊंगा ट्रैक 2 ट्रैक 3 क्या क्या होता है समथिंग, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए। अब कोई टॉक अगर कोई जिसको बोलते हैं हिंदी में वार्ता, अगर कोई टॉक अगर क्रॉस टॉक अगर बंद हो जाती है तो उससे हमारे फॉरेन पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही डीमेरिट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि किसी भी फॉरेन पॉलिसी में डायलॉग्स फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलॉग्स चलेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा, आज नहीं तो कल तो निकलेगा। फॉर एग्जांपल आज के समय अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बीच में अगर हम इंडिया प्लस पाकिस्तान के ऊपर अगर बीच में अगर हम क्रॉस टॉक अगर हम बिल्कुल बंद कर दें, तो क्या आपको लगता है कि कश्मीर का जो इशू जो पाकिस्तान जो बार बार उठा रहा है पीछे से, ऐसे कुछ इशू है नहीं बट फिर भी उठा रहा है वो, तो इस वजह से ये इशूज़ के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी रखनी, हमें डायलॉग फॉर्म में रखनी पड़ेगी और मेंटेन द पीसफुल रिलेशनशिप एज वेल। ऐसा नहीं है कि हम वॉर की तरफ चले जाएं, जंग की तरफ जाए, नहीं, जंग में किसी का कोई भला नहीं होता, वहाँ भी 2 मरेंगे इधर भी 2 मरेंगे, इससे और कुछ नहीं, जिससे हमारे रिलेशनशिप भी हैम्पर होंगे, हमारी जीडीपी डाउन होगी व्हाट्सएवर वन एनालिसाइज में। बट इसमें जैसे ये चीज़ याद रखें कि हमें कंटिन्यूटी डायलॉग फॉर्म हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो गाइस आई होप थोड़ा बहुत डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स, कि अगर एक फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, तो उसके फैक्टर किस किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स क्वेश्चन को समझते हैं, व्हाट आर द फैक्टर फॉर द फॉरेन पॉलिसी। फैक्टर इन द सेंस अगेन वो फैक्टर्स जिस वजह से एक किसी की कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप होती है, किसी दूसरे कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी डिक्लाइन हो जाती है, कुछ वो आगे वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो इसमें हम जानने की क्या नाम है बेसिक पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। क्या गाइस, द साइज ऑफ द फर्स्ट है साइज इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं जीडीपी के ऊपर, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद हिंदी के अंदर, गाइस अगर फॉर एग्जांपल यूएस है,
यूएसए है, एक तरफ वो इंडिया को अप्रोचेस लेता है और एक तरफ वो पाकिस्तान को लेता है। फॉर एग्जांपल यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको बोलते हैं वेलमॉट, आई थिंक वेलमॉट। अगर ये इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान में वो एनालिस कर रही है कि वो ये सोचने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने स्टोर्स कहाँ खोलूँ पहले। ऑफ कोर्स इंडिया बड़ा है, बिग है, इसका जीडीपी का कुछ ट्रिलियंस में 2 ट्रिलियंस के आसपास, मोर देन 2 ट्रिलियंस के ऊपर इसकी जीडीपी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आई थिंक हार्डली बिलियंस में ही है अभी तक। तो जिस वजह से अगर वॉलमार्ट अगर आता है तो वो डेफिनेटली वो इंडिया की तरफ ज़्यादा रुकता है कि ऑफ कोर्स 1.21 बिलियंस वी आर द पीपल्स आल्सो, वी आर द इंडियन पीपल आल्सो, तो उसको ज़्यादा कस्टमर बेस मिलेगा, साइज ऑफ उसके ज़्यादा चांसेस होंगे गुड्स और सर्विस को बिकने के लिए रेदर देन पाकिस्तान के। पाकिस्तान में टेररिज्म वो अलग मुद्दा, लेकिन बात आती है साइज इकोनॉमी हार्डली कुछ 17 to 18 करोड़ पाकिस्तानी समय है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जिस वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ऑफकोर्स अगर वॉलमार्ट अगर मल्टीनेशनल कंपनी अगर आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइज़ देखती है। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसकी साइज़ डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसकी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही ज़्यादा वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल चाइना की जीडीपी इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रिलियंस में है इंडियन अगर बात करें तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं पूरी, अगर चाइना अगर कुछ कोई इम्प्लीमेशन छोटे मोटे इम्प्लीमेशन लाता है, फॉर एग्जांपल अगर अपने चीप प्राइसेस गुड्स को और चीप कर देता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या नाम है गुड्स से रिलेटेड हमें डंपिंग गुड्स से इश्यूज हमें देखने मिलेगा और लोगों की जीडीपी डिक्रीज होने लगी, एक्सपोर्ट कम होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी छोटी सी भी खुरापात फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा हैम्पर यहाँ पे देखने को मिलता है। जिस वजह से साइज़ बहुत ज़्यादा फैक्टर हमारा फर्स्ट फैक्टर हमें करता है। सेकेंड है ज्योग्राफी इन द सेंस जिसको बोलते हैं भूगोल, हिंदी में तो भूगोल ही कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी आखिर उसकी ज्योग्राफी क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक फिजी है न्यूजीलैंड के पास और एक इंडिया है। इंडिया 7 कंट्री के टच में है, इधर पाकिस्तान है, इधर आपका अफगानिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर आपका श्रीलंका हो गया, फिर इधर म्यांमार हो गया, इधर नेपाल हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी देखें तो 7 बॉर्डर्स में है साइड टू साइड। अगर ओवरऑल साउथ एशिया को अगर देखें तो यहाँ पे अगर इनकी पॉपुलेशन को अगर हम प्लस कर दें, फॉर एग्जांपल 17 से 18 करोड़ पाकिस्तान की है, कुछ 20 से 22 करोड़ बांग्लादेश की आई थिंक, या फिर कम होगी थोड़ी बहुत, आई थिंक 19 के आसपास तो है मेरे हिसाब से। इसी तरह म्यांमार की, तो उसको कस्टमर बेस मिला। तो इसी तरह फॉरेन पॉलिसी भी इसी तरह ज्योग्राफी भी ज़्यादा डिपेंड करती है आखिर उसका एक सामरिक महत्व क्या है। तो दैट्स कॉल अबाउट द ज्योग्राफी। इसी तरह चाइना फॉर एग्जाम्पल, तो चाइना की भी ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं देखें तो इस तरफ जापान हो गया आपका, इस तरफ रशिया हो गया, इस तरफ अगेन इंडिया हो गया, इस तरफ फिर आप इसका पूरा साउथ एशिया जो ईस्ट एशिया टाइप के, जिसमें आपका वियतनाम आ गया और साथ में आपका फिलीपीन समथिंग आ गया, म्यांमार भी आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ देखनी होती है जिस वजह से ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट बहुत है। एक तरफ होता है फिजी जो बिल्कुल आसपास आइलैंड से घुरा पड़ा है। तो कोई भी फॉरेन पॉलिसी के लिए ज्योग्राफी कंटेंट है कि उसका सामरिक महत्व कितना है, तो इसमें ये चीज़ भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सेंस अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल आज के समय जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है तो हमें पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी ठीक ठाक नहीं है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें IMF की रिपोर्ट भी हमें देखनी पड़ती है, जैसे ये हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, हमारी फास्टेस्ट इकोनॉमिक चल रही है इस समय, आज के समय 7 पॉइंट समथिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हम डेवलपमेंट लेके चल रहे हैं। तो जिस वजह से हमें ये चीज़, फॉर एग्जांपल एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी नेगेटिव की तरफ थोड़ी बहुत जा रही है थोड़ी बहुत, तो जिस वजह से अगर कोई भी फॉरेन पॉलिसी होगी तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ है। इसी तरह कल्चर एंड हिस्ट्री, उसकी कल्चर एंड हिस्ट्री क्या आखिर उसके कल्चर से रिलेटेड क्या क्या है, आखिर सेमी कल्चर है या फिर किस तरह कल्चर में क्या क्या ट्रेडिशंस है, उस तरह ये भी सारी चीज़ें हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम हैम्पर करते हैं। वैसे मोस्टली शुरू के 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बाकी पावर स्ट्रक्चर मीन्स कि वहाँ पे राजतंत्र है, मोनोरिची है या फिर डेमोक्रेटी है, क्या क्या ये सारी चीज़ें भी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया की बात करें हम, तो सऊदी अरेबिया मोनोरिची है, तो वहाँ पे एक केंद्र राजतंत्र हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पे एक सिंगल पर्सन पूरी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इधर रेदर देन डेमोक्रेसी हम सामूहिक तौर पे हम किसी भी चीज़ का हम एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें सामूहिक तौर पे। तो ये चीज़ें भी पावर स्ट्रक्चर भी, इसी तरह ट्रीटीज एंड अलायंस, ट्रीटी इन द सेंस नाटो वर्सार की तरफ अगर हम देखें, नाटो अन्य चीज़ में कम्प्लीट करेंगे ट्रीटीज़ का कि किस किस ट्रीटीज से मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया आज के समय ब्रिक्स से समथिंग और आपका
सार्क से रिलेटेड इस समय ट्रीटीज़ में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी की तरफ हमें फैक्टर्स में हमें देखने को मिलती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी, आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई झोला छाप टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं कर रहा, ओल्ड टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं कर रहा, न्यू टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, फॉर एग्जाम्पल लाइक जापान। आज के समय जापान बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब वट तो चाइना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, चाइना इज लाइक कॉपी पेस्ट, इज डूइंग जस्ट कॉपी पेस्ट। तो गाइस जो जापान है न्यू, और इवन दैट साउथ कोरिया आल्सो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें इफेक्ट करने को देखना होगा। जैसे सोशल स्ट्रक्चर, तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है भाई, हेल्थ में कितना एजुकेशन वो फॉलो कर रहे हैं, और साथ में एजुकेशन से रिलेटेड कितना वो डेवलप करें, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये सारी की चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलती है। इसी तरह पब्लिक ओपिनियन, कि एक पब्लिक ओपिनियन के थ्रू क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है फॉरेन पॉलिसी का। नेक्स्ट इसी के अंदर आगे है, इसी तरह पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं हम, राजनीतिक पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही जिसको बोलते हैं, सॉरी नॉट पारदर्शिता, इससे जवाबदेही। तो गाइस पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के मीन्स भी पॉलिटिकल आगे कितना अकाउंटेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आज के समय चंदे के अंदर 20,000 से नीचे वालों को अकाउंट नहीं किया जाता, तो क्या ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, जिस वजह से ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमें फैक्टर्स में देखने को मिलती है। इसी तरह इस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या जुडिशरी क्या इंडिपेंडेंट है नहीं है, या फिर हमारा जो हमारा लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव पावर हमारी वो इंडिपेंडेंट है नहीं है, या फिर जस्ट वो PM को फॉलो करते कुछ, इस तरह से हमें ये चीज़ें सारी देखने को फैक्टर्स में देखने को मिलती है। इसी तरह के सिचुएशन फैक्टर्स, रिफॉर्म नेबर, अब कभी कभी क्या होता है सिचुएशन फैक्टर्स भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ने तगड़े वाला रिफॉर्म कर दिए तो इंडिया कंपेल हो जाएगा, कि मजबूर हो जाएगा कि इंडिया भी फिर रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल अगर ये ले आता है GST बिल, अगर ये ले आता है तो फिर इंडिया को भी लाना। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी किस तरह से चेंजेस हो रही है, कि अगर पाकिस्तान ने अगर GST बिल लाया तो इंडिया को भी लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया इस समय GST बिल ले आया है तो पाकिस्तान को भी लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमें इफेक्ट करने को देखने को। इसी तरह वैल्यू, टैलेंट एंड एक्सपीरियंस, कि भाई टैलेंट कितना है, घिसे पिटे लोग तो नहीं है, समथिंग दे हैव वेल टैलेंटेड लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर, लेकिन बट यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ब्रेन एंड ट्रेन। आज के समय मोस्टली US के अंदर भी लोग US में ही जाना पसंद करते हैं। आई डोंट नो व्हाई गाइस, क्यों जाते हैं, आई ऑलरेडी लेफ्ट द US। खैर गाइस, टैलेंट एंड एक्सपीरियंस भी हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से लीडर्स की इसकी अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, आखिर उसके अंदर कितने एक वो लीडर किस तरह से मीन्स कितना स्ट्रॉन्ग है, इन द सेंस उसके पास अगर ज़्यादा MPs है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमें ये सारी फॉरेन पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि लीडर्स के अंदर इन द सेंस अगर डेमोक्रेसी, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी गठबंधन सरकार होगी तो कहीं ना कहीं FDI आने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्यों, कभी बोला कांग्रेस, कभी कुछ बोलेगा, इंडिया कुछ बोलेगा, समाजवादी पार्टी कुछ बोलेगी, जैसा केरला की कुछ पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी कुछ इस तरह कुछ बोलेगी, जयललिता की पार्टी कुछ और बोलेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से लीडर्स की भी हमें क्या नाम फैक्टर्स, और हमें ये चीज़ें रिफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म हो गया, सोशलिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया, कौन सी अपनी आइडियोलॉजी जो फॉलो करती है इस तरह से, क्योंकि मोस्टली जो डेवलप्ड कंपनी होती है वो कैपिटलिस्ट के ऊपर ज़्यादा भागती है। अगर देखें कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो, साइड टू साइड वो कंट्री पुअर हो और ग्रो अप कर रही हो, तो वहाँ पे ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर करते हैं। इसी तरह डिप्लोमेसी, इसकी डिप्लोमेसी किस तरह की, कोई झंडू बाम डिप्लोमेसी तो नहीं है, मीन्स वो डिप्लोमेसी वो एक प्रोफेशनलिज्म है कि हाँ यू हैव टू कंटिन्यू द डायलॉग समथिंग, वी हैव टू, इफ़ एनी अदर इश्यूज गोइंग ऑन लाइक चाइना से इश्यूज अगर हमारे चल रहे हैं, तो अगर लाइक बॉर्डर इश्यूज सबसे ज़्यादा रहता है हमारा, तो हमारे डायलॉग्स फॉर्म चल रहे हैं, कंटिन्यूटी चल रही है, ठीक है, आज नहीं तो कल तो जरूर डेफिनेटली रिफॉर्म्स होंगे उसके अंदर, लेकिन डिप्लोमेसी सॉफ्ट है या हार्ड है, इस डिपेंड ऑन द। तो ये डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं हमें फॉरेन पॉलिसी पर इफेक्ट्स करती है। अगर टफ डिप्लोमेसी, फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ कांड कर दिया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने कुछ अगर मान लो खुदा न खासा दोबारा अटैक कर दिया, इंडिया बोलते नहीं बंद करो सब कुछ, तो कहीं दिस वो हार्ड पॉलिसी, क्या पाकिस्तान सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, ये अगेन अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा, जिस वजह से हमें डिप्लोमेसी अप्रोच यानी कि एक कंटिन्यूटी डायलॉग्स भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तूने कर तो दिया अटैक, तो तू छोड़ूंगा तो नहीं, ये तो दैट्स माय प्रॉमिस, बट तू आ जाए तो एक ऑप्शन में लेता हूँ लाइक दिस, कि पहले सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू चलते हैं, फिर हार्ड डिप्लोमेसी में चलेंगे। तो क्या दिस ऑफ थिंग्स फैक्टर इफेक्टिव में रहते हैं, क्योंकि लेक्चर्स को आगे बढ़ाने से पहले बेसिक कोड पकड़ना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अपने आप को समझा कि जब तक बेसिक थीम नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप कितना पढ़ लें, कितना भी टफ एडवांस टॉपिक पढ़ लें, मज़ा नहीं आएगा। खैर गाइस, बेस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी गाइस, ओवरऑल अगर देखें 1947 में
कि अभी हम 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, 1947 के बेस ऑफ इंडियन पॉलिसी चेंज होंगे। इसके अंदर गाइस हिस्टोरिकल बेस यानी कि जिसमें ऐतिहासिक आधार आ जाता है, फिलोसफिकल बेसिक दार्शनिक आधार आता है, आइडियोलॉजिकल बेस विचार आधार है। जो हमें 1947 से जो हमारी पॉलिसी अगर हम बोलें बेस ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी हमारी 3 पे डिपेंड रखती थी। हिस्टोरिक इन द सेंस अगेन सोशलिस्ट को तो हमें ध्यान रखना, जब नेहरू जी जब रशिया गए थे तो उन्होंने सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा उन्होंने दिमाग से इस फिलोसफिकल बेसिस यानी कि हम लोग हमेशा शांतवादी समथिंग पीसफुल की तरफ जब सबसे ज़्यादा रहना चाहते हैं। इसी तरह आइडियोलॉजी बेसिस यानी कि वैचारिक आधार कि हमारे आइडियोलॉजीज क्या क्या है, क्या दक्षिणपंथी है, वामपंथी है, समथिंग कुछ हमें इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या इस पॉइंट टू बी नोटिस ये है कि एंड इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द मेंबर ऑफ 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ सिग्नेटरी ऑफ 600 ओल्ड ट्रीटीज। जब इंडिपेंडेंट हुआ जैसे रिकॉर्ड करने के लिए दैट्स ऑल कि उस समय भी इंडिया क्या नाम है 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा था, साइड टू साइड 600 ट्रीटीज पर वो साइन कर चुका। दैट्स फॉर द फैक्ट्स, दैट्स ऑल कि कभी कुछ कॉट करने के लिए आपका ऐसे रिलेटेड आ जाए तो यहाँ पे आप कर सकें। क्या बस नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द टाइम लाइन। अगर हम बात करें 1947 तक की इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं 4 पार्ट्स में देखने को मिलती है। आई रिपीटेड अगेन, अगर टाइमलाइन की बात करें तो हमें ओवरऑल बिफोर 1947 के लिए हमें 4 पार्ट में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 1880 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यानी कि 1944 टू 1988 यानी 1880 टू 1988 तक हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक में देखने को मिलता है। दूसरा हमें 1920 से 1930 में आइडेंटिफाई द सोशलिस्ट, जब वो नेहरू जी जब रशिया की तरफ अभी फॉरेन कंट्रीज की तरफ जब ट्रैवल कर रहे थे तो सोशलिस्ट इनका जो है थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिला। इसी तरह गाइस 1936 के बाद जब एंटी फैसिनिज्म चला, जो हमारा जर्मनी और इटली के अंदर जब ये 2 कांड बड़े बड़े हमें देखने को मिले तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और साइडलाइन टॉपिक में कुछ वर्ल्ड वार 2 में भी हमें थोड़ा बहुत चेंजेस हल्का फुल्का देखने को मिला ओवरऑल, बट ओवरऑल जो थीम यही कहती है कि 1880 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक 1920 से 1930 आइडेंटिटी विद द सोशलिस्ट और आफ्टर 1936 से लेकर एंटी फैसिनिज्म हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। एक एक करके इनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। बस 1880 लेकर 1914 या 1918 1940 टू 1940 तो फर्स्ट वर्ल्ड के अप्रोच के अंदर हमें 2 अप्रोचेस हमें देखने को मिली उस समय बिफोर इंडिपेंडेंट कि हमें तो एक एंटी इंपीरियलिज्म मिला और दूसरा हमें पैन एशियन फीलिंग मिली। गाइस सी ये लेक्चर्स बेसिकली मैं हिंदी वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि सब्सक्राइबर्स मेरे हिंदी मीडियम से भी हैं थोड़े बहुत, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखते हुए ताकि जो टिफ्ट ऑफ वर्ड्स हों जिनको नहीं पता, शायद पता हो, वैसे तो पता होगा बट नहीं भी पता तो वो जान सके। गाइस एक ऐसा एक इम्पीरियलिज्म चला था, फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि अगर 1988 की बात करें तो उस समय कहीं ना कहीं अधिकरण हो रहा था, साम्राज्यवाद से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमें सारी चीज़ें देखने को मिली थी और एक पैन एशियन फीलिंग आ रही थी। पैन एशियन फीलिंग मीन्स कि एशिया को अब रिफॉर्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं, एशिया को जो हमारे जो संगठित करने की हम कोशिश कर, ठीक है भैया इंडोनेशिया में क्या चल रहा था उस समय, म्यांमार में क्या चल रहा था, तो इस तरह से हमें इस चीज़ को हमें यहाँ पे क्या नाम है फोकस करने की ज़रूरत है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। गाइस 1880 से लेकर 1914 यानी 1918 तक के एंटी इंपीरियलिज्म और पैन एशिया फीलिंग्स हमें देखने को मिली, यानी कि आफ्टर 1878 द ब्रिटिश अंडरटुक अ नंबर ऑफ एक्सपीडिशंस व्हिच वर अपोज्ड बाय द नेशनलिस्ट। गाइस एक्सपेडिशंस को मतलब होता है विस्तारवादी अभियान, यानी कि जब उस समय आपने देखा होगा जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा की और स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि 1878 के बाद से कहीं ना कहीं अधिकरण होना स्टार्ट हुआ। अफगानिस्तान भागे, वहाँ पे कोशिश करने की कोशिश, इसी तरह नेपाल में हुआ, फिर जापान की तरफ क्या नाम है चाइना की तरफ भी भागे, पीछे तिब्बत से रिलेटेड कुछ हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली, इसी तरह नॉर्थ ईस्ट भी गए, थोड़ा बहुत वहाँ भी हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट पार्टी ने जब हमारी कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 के अंदर, हमारी राष्ट्रीय नेशनल पार्टी जब हमारी स्थापना हुई तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रतिकार करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इनके अपोज होने लग गए कि साम्राज्यवाद को बंद करो और हमें मुक्ति दो। कुछ इस तरह के कुछ स्लोगन्स हमें क्या नाम है देखने को चल रहे थे। इसी तरह गाइस यानी कि कांग्रेस का अगेन कांग्रेस यही चाहती थी कि क्या नाम है विस्तारवादी अभियान को ख़त्म किया जाए और हमें जैसे आज़ादी दी जाए, लेकिन जब उस समय 1878 का जब एक टाइम था एनालिटिकल पार्ट में तो हमें कुछ इस तरह से ब्रिटिश एक्सपेंशन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा था, वो ज़्यादा अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको क्या नाम है ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा वो इंडिया का शोषण कर सके, ज़्यादा इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
इसी तरह दीज एक्सपेक्टेशन इंक्लूड द सेकेंड अफगान वॉर। जब हमें ये सारी चीज़ें, हमें विस्तारवादी अभियान जो हमें देखने को मिला, वो हमें अफगान वॉर के अंदर में देखने को मिला। इसी तरह डिस्पैच टू द ट्रूप बाय द इंग्लैंड इन 1882 टू द सरप्राइज द नेशनल अपराइजिंग बाय द कॉलोनियल ऑफ अरेबियन एंड इजिप्ट। जो हमें ये सारी चीज़ें जब इंग्लैंड से जब उन्होंने ट्रूप्स भेजे, स्पेशली फॉर द जब ये अरेबिया के अंदर, जब ये अरब के अंदर, जब ये स्पेशली इजिप्ट के अंदर, जब नेशनल पार्टी ने वहाँ पे जब उन्होंने काउंटर करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई हमें भी आज़ादी दो, लेकिन इन्होंने अपना एक्सप्रेशन करना। इसी तरह इंडियन कांग्रेस ने भी इन लोगों का प्रतिकार किया। तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसीज हमें यहाँ पे देखने को, हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी तरह एनेक्शन ऑफ बर्मा, जब बर्मा का जब विलय हुआ 1885 के अंदर, इसी तरह जब तो कांग्रेस ने उसका प्रतिकार किया कि कांग्रेस ये कहती थी कि नहीं, वर्मा आपने जो एनेक्शंस किया है वो गलत किया है, आप इसको अलग करें। तो कहीं ना कहीं हमें फॉरेन पॉलिसी, यानी कि आप देख रहे हैं कंट्री टू कंट्री, यानी इन द सेंस जब इजिप्ट में जब विलय हुआ तो इंडिया ने यहाँ पे बोला कि हमें क्या नाम है फॉरेन कि ये गलत हो रहा है। इसी तरह अफगान वॉर, यानी कि अब ये कंट्रीज ही तो हैं। अगर बर्मा, अफगान, इजिप्ट, अफगान ये बात करें तो कंट्रीज ही है। तो जिस वजह से इनका प्रतिकार हुआ और कहीं ना कहीं नेशनल कांग्रेस ने भी इनका प्रतिकार किया, यानी कि इनका अगेंस्ट आए, इनके नहीं ये ब्रिटिश गलत कर रहे हैं। तो जिस वजह से हमारे एक बोलते हैं ना स्टेज, एक बेबी स्टेज, ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं। इसी तरह गाइस अटैक ऑफ तिब्बत अंडर कर्जन जो भूलों का काल और हमेशा आलोचना का काल जो देखने को मिल रहा है। जब इसने तिब्बत पे अटैक किया कर्जन ने 1903 के, तो भी नेशनल कांग्रेस ने इसमें बोला कि भाई कर्जन ने गलत किया है समथिंग, और कर्जन बिल्कुल सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे देखने को मिली। इसी तरह नंबर ऑफ द एनेक्सेशन ड्यूरिंग द 1890s इन द नॉर्थ वेस्ट टू स्टॉप द रशिया एडवांस। भाई अब रशिया उस समय बढ़ रहा था, जब अफगान जब एक बफर स्टेट बन गया था, इस तरफ रशिया था और इस तरफ ब्रिटिश था। तो इसको रशिया चाहता था कि मेरे अंडर आ जाए, ये चाहता मेरे अंडर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, अफगान एक तरफ से फुटबॉल बन के रह गया था। तो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने भी क्या नाम इस चीज़ को काउंटर किया कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो जिस वजह से हमें एक फर्स्ट स्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पैन एशिया फीलिंग रिफ्लेक्टेड इज द कंडमनेशंस ऑफ द नेशंस ऑफ द बर्मा इन 1885। अब जो पैन एशिया फीलिंग इन द सेंस जहाँ पर लोगों का प्रतिकार करना स्टार्ट किया एशिया से रिलेटेड, मीन्स एशिया में उन्होंने बोला कि ठीक है भाई ये चीज़ें गलत नहीं हो रही। जहाँ पे एशिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिला, इन्होंने निंदा करी कि जो बर्मा का जो विलय हुआ बिल्कुल गलत हुआ। इसी तरह इंस्पायरेशंस फ्रॉम द जापान एज द एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एशिया के अंदर इनको ये भी दिखा कि एक तरफ तो इंडिया था कि एक अभी तक कॉनिकल की तरफ ही बढ़ा हुआ है, एक उपनिवेश है ब्रिटेन का, लेकिन एक तरफ जापान है जो इस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है, जिसके पास कोयला भी नहीं है, कोल भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, बट फिर भी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था जिस पेपर 1 के अंदर 2013 के अंदर। Guys, I'm taking a short break, so I'm coming back. सॉरी गाइस, कुछ नींद का हुआ चुका क्योंकि रात के कुछ 3:30 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। खैर, तो गाइस इसमें हम इंस्पिरेशंस फॉर द जापान एज एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। मीन्स वो इंस्पायर भी हुए लिटिल बिट कि जापान से रिलेटेड की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सॉरी वंस अगेन। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जापान से रिलेटेड एग्जांपल्स और जो इंस्पायर भी हुए थे कि इंडिया के लोग की भी कोल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हमें कहीं ना कहीं ये हमें पैन एशियंस में फीलिंग्स में रिफ्लेक्टेड हमें देखने को यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलती है। इसी तरह इस कंडमनेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द जापान इन द इंटरनेशनल अपराइजिंग ऑफ द होंगटोंग अपराइजिंग 1895। जब चाइना से रिलेटेड जब इन्होंने कुछ काउंटर करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे भी इन्होंने इंडिया ने काउंटर करने की कोशिश किया कि उन्होंने निंदा करी कि ये चीज़ें गलत हैं और इस पर भी। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप हो रही थी, ये हम इंटरनेशनल स्टैंड के पर हम आगे आ रहे थे। तो जिस वजह से ये बेसिक पार्ट हमें इस चीज़ में हमें इस चीज़ को देखने को थोड़ा बहुत यहाँ पे एनालिस करने को टाइम हमें मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। गाइस इसी तरह कंडेमनेशंस ऑफ द इम्प्रेशन एफर्ट्स टू द डिवाइडेड चाइना। जब चाइना का जब डिवाइड करने की कोशिश करी, जब कैपिटलिस्ट लोगों ने, मीन्स जब साम्राज्यवाद लोगों ने, जब स्पेशली फॉर द ब्रिटेन, स्पेशली फॉर द जब अफीम, क्योंकि चाइना के अंदर अफीम काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो गया था, तो
जिस वजह से वहाँ पे जब इसको एफर्ट्स करने की, जब डिवाइड करने की जब कोशिश करी, तो वहाँ पे भी फिर क्या नाम है, इंडिया ने इसको प्रतिकार किया था कि नहीं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आप चाइना को प्लीज़ ना छेड़ें और छेड़छाड़ ना करें, ताकि ये चाइना है और इससे रिलेटेड प्लीज़ इस पर डिवाइड करने की कोशिश ना करें। इसी तरह जापान जब वॉन अगेन द रशिया विथ ब्रोक द मिथ्स ऑफ द यूरोपियन सुपरियरिटी, हमारी फॉरेन पॉलिसी सबसे बड़ी जो हैम्पर, जो हमें जो सडनली जो हमें चेंजेस जो हमें देखने को मिले थे ओवरऑल अगर बात करें, तो हमें एक सुपरियरिटी जो थी, जो बोलते नहीं भी गोरों को तो कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जब जापान ने जब रशिया को हराया तो यहाँ पे लोगों का जो मिथ्स था, जो इंडियन मिथ थे, मिस हुए थे, खत्म हो गए थे। नहीं यार, जब जापान हरा सकता है इंडियंस लोग क्यों नहीं हरा सकते? तो कहीं ना कहीं हमें फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे एक बूस्ट की तरह हमें आगे बढ़ने की स्टार्ट हुई, यानी कि जब बूस्टिंग स्टार्ट हुआ, यानी कि एक तरह से इसको बूस्टर मिला कि जब ये लोग हरा सकते हैं, जब जापानीज लोग जिनकी हाइट भी छोटी होती है, ये लोग जब रशियन जो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होते हैं, इनको जब हरा सकते हैं, तो फिर आखिर हम इंडियंस क्यों नहीं हरा सकते? इंडियंस की केसेस कम है नहीं, तो जिस वजह से हमें ये फॉर्म जो पैन एशियंस फीलिंग्स की तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी आगे आई कि जब एशिया के अंदर जब इस तरह की जब फीलिंग्स आई, मीन जब एशिया के अंदर जब इस तरह के जब हमने घटनाक्रम देखा, तो कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन पॉलिसी लिटिल बिट थोड़ी बहुत बिल्डअप होनी स्टार्ट हुई। तो एक स्टेज 1 से ले एक स्टेज 2 की तरफ थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगे। ठीक है, उस समय हम कोलोनाइज थे, हमारे उपनिवेशक थे, बट हमारी फॉरेन पॉलिसी तो इंक्रीज हो रही थी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कांग्रेस सपोर्ट टू द बर्मा फ्रीडम, फिर कांग्रेस ने जब सपोर्ट किया कि ठीक है बर्मा को फ्रीडम दो, तो दैट वुड भी हो गए। तो अगेन उन्होंने कंडेमेशंस भी किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कि क्या आप गलत कर रहे हैं, बट अब यहाँ पे फुली सपोर्ट यहाँ पे कांग्रेस करने लगी थी, बर्मा को फ्रीडम दो। और फिर जब आप अगर आपने स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा पढ़ रखी है तो आपको पता होगा किस समय की बात है, तो खैर इस पर हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वैसे जब वर्ल्ड वॉर 1 की बात आई तो इसमें हमने ये देखा द नेशनलिस्ट सपोर्टेड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन द बिलीव दैट द ब्रिटेन वुड अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर द विच दे वर सपोज टू बी फाइटिंग। हमारे गांधी जी ने बोला कि ठीक है वर्ल्ड वॉर हो रहा है, अगेन फैसिलिज्म के थ्रू है और ये समथिंग कैपिटल इसके थ्रू है, लेकिन हमारी जो अप्रोचेस ये हमने ये सोचा कि एक तरह से ये लोग ठीक भी कर रहे हैं, क्या पता यहाँ पे फैसिलिज्म ख़त्म कर दें, फांसीवाद ख़त्म कर दें, फिर बाद में उसके बाद नाजीवाद फांसीवाद जो भी है ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद उनको भी डेमोक्रेसी मिल जाएगी। इसी के बेस पे 1999 का जो रूल आया था, एक्ट आया था, उन्होंने इसके बिहार पे उन्होंने फिर इनकी जो आकांक्षा थी वो ख़त्म हो गई थी कि नहीं यार ये तो गलत हो गया हम लोगों के साथ। तो फॉरेन पॉलिसी जब बिल्डअप होनी स्टार्ट हुई, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जब वर्ल्ड वॉर ठीक है स्टेज पे आ गया, जब लगा कि ब्रिटिश सब कुछ है, तो जिस वजह से इंडियन थिंक थॉट्स ने ये सोचा कि अगर हम लोग इनकी हेल्प करने स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को भी इन फ्यूचर में डेमोक्रेसी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें अप एंड डाउन चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को स्टार्ट हुए। तो कहीं ना कहीं हमें फॉरेन पॉलिसी भी देखने को वर्ल्ड वॉर के थ्रू हमें देखने को मिलती है। इसी तरह गाइज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वॉर द कांग्रेस इंसिस्ट ऑन द बीइंग रिप्रेजेंटेड एट द पीस कॉन्फ्रेंस। फिर अगेन कॉन्फ्रेंस हुई, वो अलग चीज़, फ्रांस गए वो बात अलग, लेकिन पीस कॉन्फ्रेंस की तरफ ज़्यादा भागे। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हाई हुई, लो हुई, अब स्टेट चली, यानी कि पीस कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर के थ्रू, तो इन्होंने पीस कॉन्फ्रेंस तब ज़्यादा अगेन इन्होंने फोकस करने की कोशिश। इस तरह 1920 के अंदर फिर कांग्रेस अर्ज विद द पीपल नॉट टू ज्वाइन द आर्मी टू फाइट इन द वेस्ट। फिर इन्होंने एक लोगों से अपील भी करी, आर्मी वालों से, कि भाई एक आम जनता से अपील करी जो आर्मी में जाना चाहते थे या फिर जो आर्मी में भर्ती हो रहे थे कि आप प्लीज़ वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ ना जाएं, यानी पश्चिम जिसके अंदर आपका अफगानिस्तान आ गया और समथिंग या अरेबिया आ गया, पूरा आ गया आपका, वहाँ ना जाएं और इवन दैट आर्मी को ज्वाइन करने की कोशिश। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, यानी कि कंट्रीज टू कंट्री, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी कंट्रीज पे चलती है, कंट्री नेशन टू नेशन चलती है। तो इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम लोगों ने इसलिए साथ दिया कि हमें लगा कि हमें डेमोक्रेसी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हमने फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे चेंजेस किया। इसी तरह कंक्लूजन में ये निकाला कि भाई ठीक है अभी तो कुछ मिला नहीं, जैसे पीस कॉन्फ्रेंस हमने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी। इसी तरह कांग्रेस जब ये बोला कि क्या नाम है नॉट टू ज्वाइन टू द आर्मी, तो हमने अगेन यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक स्टैंड देखने को मिला। ठीक है, माइनरी स्टैंड सही, हम ठीक औपनिवेशिकवाद के अंदर ही थे हम लोग, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप तो होनी स्टार्ट हुई। हमने ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं
इसी तरह 1920 के अंदर 1930 के अंदर अगेन सोशलिस्ट का हुआ हिसाब किताब, जब नेहरू जी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आए, और इवन द 1926 से 1927 से नेहरू जी जब यूरोप गए तो उन्होंने सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, और अदर लेफ्ट लीडर्स जब उस समय जब लेफ्ट पार्टी आई, वो बात अलग मुद्दा, जब हिस्ट्री लेक्चर पढ़ाऊंगा जब, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। इसी तरह अर्लियर, इसी तरह दादा भाई नौरोजी अटेंड द होल सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, इन्होंने भी कहीं ना कहीं, अब देखिए अब यहाँ पे जो एक क्रम जो चला वो पर्सन टू पर्सन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें फॉरेन पॉलिसी की तरफ ले जाते हुए हमें देखने को मिला। यहाँ पे नेहरू जी आए, दादा भाई नौरोजी आए, इसी तरह लाजपत राय, लाला लाजपत राय भी क्या नाम है, वो गए थे अमेरिका के लिए सोशलिस्ट की तरफ ड्यूरिंग द विजिट ऑफ यूएसए 1914 टू 1918। इसी तरह गांधी जी जो हमारे थे, उन्होंने वे टॉलस्टॉय फर्म से काफ़ी तक क्लोज रिलेशनशिप रखा, ठीक है, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखें, वेट, जब भी मैंने लिखा वेट थिंक हेयर, कि कहीं ना कहीं आप ये देखें कि एक पर्सन टू पर्सन फॉरेन पॉलिसी भी यहाँ पे चलने लग गई। ठीक है, पहले नेशनल कांग्रेस आई, इन्होंने सबका प्रतिकार किया, ठीक है भाई आप अगेंस्ट हो। अब जब नेशनलिज्म आया, जब नेशनल पार्टी आई, तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल भी फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट हुई लोगों से, कि लोग कहीं ना कहीं जाके अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्डअप करने की कोशिश करें कि ठीक है भाई वी हैव टू फोकस द सोशलिस्ट, वी हैव टू फोकस टू द पुअर पीपल समथिंग। इस तरह से कुछ एक ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह 1920 से 1930 में आइडेंटिफाई द सोशलिस्ट हुआ कि 1927 में नेहरू अटेंड द कांग्रेस ऑफ द ऑपरेस नेशनलिस्ट एज द ब्रसल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आए सोशलिस्ट के थ्रू कि हमें ठीक है लोगों, क्योंकि ऑफकोर्स उसमें इंडिया काफ़ी पुअर हो चुका था, और जब इंडिया जब पुअर हो गया तो नेहरू जी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होगी उस समय कि हमें जस्ट गरीबी ख़त्म करनी है, हमें अपने देश को डेवलप करना है। तो जिस वजह से इन्होंने सोचा कि कैपिटलिज्म की तरफ भागेंगे तो समाज का कुछ ही तबके को ही रिफॉर्म हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक रिपोर्ट भी आई थी ऑक्सफैम की कि हमारे ऊपर के जो 1% लोग 50% लोगों की पैसा रखते हैं, कुछ इस तरह से रिपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह कॉन्फ्रेंस बाद द पॉलिटिकल एक्साइज इन द रिवोल्यूशन फॉर द एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका सफरिंग विद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस। और ये कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया गया था, पॉलिटिकल एक्साइल मीन्स वनवास अंदर रिवोल्यूशन, क्रांतिकारियों द्वारा जो ये कॉन्फ्रेंस थी स्टार्ट करी गई थी फ्रॉम दोज क्रांतिकारी, वो वहाँ के क्रांतिकारी थे जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से भाग के जो उस वहाँ अटेंड करने गए थे। और वो जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक से रिलेटेड या फिर आर्थिक से रिलेटेड जो साम्राज्यवाद के अंदर थे, मीन्स जो उनके वो चाहते थे कि साम्राज्यवाद खत्म हो जल्द से जल्द, और हमें भी क्या नाम है इंडिपेंडेंट सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़े और हम अपने देश का विकास करें। कुछ इस तरह से कुछ हमें ये चीज़ें देखने को मिली। गाइस इसी तरह द कांग्रेस आल्सो डिसाइडेड टू ओपन द फॉरेन डिपार्टमेंट टू बी इन द टच विद द अदर पीपल टू मूव। अब इसी के दौरान हमें कांग्रेस ने साफ बोला कि भाई हम फॉरेन डिपार्टमेंट ओपन करेंगे। यहाँ पे अब हमारे स्टैंड हो गया कि अब हमारी जो स्टैंड है मीन फॉरेन पॉलिसी का, एक जिसको बोलते हैं अंडर द कॉलोनाइजेशन की, कहीं ना कहीं हमारी अब बिल्कुल स्टैंड की तरफ आ गई कि हाँ भाई ठीक है हम भी एक डिपार्टमेंट खोलेंगे और सब अलग पीपल्स के मूवमेंट्स की तरफ देंगे। क्योंकि उसमें फॉरेन पॉलिसी का उस समय एक ही मोटिव था कि हमें पहले इंडिपेंडेंट होना, फिर बाद में हम फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप करेंगे। बट बेसिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं ये आधार तो था हमारा, राइट। इसी तरह 1927 में नेहरू आल्सो विजिट द सोवियत यूनियन और वाज इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट बाय द इन्फेंट द सोशलिस्ट स्टेट। जब नेहरू जी जब 1927 के अंदर जब वो गए यूएसएसआर, तो सोवियत यूनियन जब गए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए कि भी सोशलिस्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आया और कहीं ना कहीं हमें फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस हमें देखने को मिला। अब जो फॉरेन पॉलिसी सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ने चल लग गई रेदर देन कैपिटलिस्ट की तरफ। तो पूंजीवाद से ना होके एक समाजवाद की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो। क्या आगे बढ़ते हैं गाइस। इसी तरह गाइस इसके अंदर फिर एक ये भी चला कि व्हाट इज़ फैसिनिज्म इन हिंदी, बिकॉज अब इसमें जो टॉपिक होगा, क्योंकि अगर बात करें कि फैसिनिज्म की, बिकॉज 1936 के बाद एंटी फैसिनिज्म आया, तो इसीलिए पहले बेसिक कोड को पकड़ते हैं कि फैसिनिज्म फांसीवाद है कि इसको हिंदी में बोले तो है क्या। गाइज मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ समझाने के, बाकी लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेंगे। गाइज सिंपल सी बात है, इसमें एक ही चीज़ आपको पॉइंट पर ध्यान रखना है कि साम्यवाद के विरुद्ध नहीं बल्कि उदारतावाद के विरुद्ध था ये आंदोलन। यानी फांसीवाद वो आंदोलन था जो समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध ना होकर उदारवाद के विरुद्ध था,
यानी कि जो सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट की तरफ ना होके वो सिर्फ उदारतावाद की तरफ सबसे ज़्यादा ये विरोध आंदोलन, विचारधारा और श्रेष्ठता का दावा करने की प्रथा और एक विशेष देश या जाति की विशेषता लोकतंत्र का फासिज्म है क्या, फांसीवाद है क्या, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश करी है कि श्रेष्ठता का दावा करना, विचारधारा एक ही विचारधारा की तरफ, एक ही श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ना, और साथ में विशेष देश और जाति की विशेषता कि यहाँ पे एक ही जाति को सबसे ज़्यादा तजुर्बा देना, साथ में लोकतंत्र का इनकार जिसमें डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होनी, एक पत्र नेता की स्थापना, एक ही नेता सब कुछ करेगा, स्टेट ही सब मीन्स एक नेता ही स्टेट है समथिंग, इस तरह से कुछ हमें कंट्रोवर्सी में देखने को मिली। हिंसा और आतंक के उपयोग को दबाने के लिए राजनीति विरोधियों और असहमति के सभी रूपों, युद्ध के लिए औचित्य के रूप में अंतर्राज्य की समस्याओं के हल के लिए इसका मतलब है। यानी कहीं ना कहीं हमें फैसिनेशन से रिलेटेड हमें ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली कि जहाँ पे लोकतंत्र का बिल्कुल डेमोक्रेसी का बिल्कुल गला घोट दिया हुआ, एक जाति को ही सबसे ज़्यादा तो जो दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के अंदर बोले ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा तो जो दी जाए तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा, ऑफकोर्स गलत होगा, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी इंडिया की जो मेन जो थीम वही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमारी डाइवर्सिटी तो इस चीज़ वजह से इन्हें डाइवर्सिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, साथ में श्रेष्ठता का दावा कि हम ही श्रेष्ठ हैं समथिंग, तो इस तरह से कुछ ये हमें फैसिज्म में देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल जब वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जब बात की बात क्या है, आफ्टर 1960 में एंटी फैसिनिज्म एक अप्रोचेस से भी जब जो हमें देखने को मिला कि 1930 में हमने जब देखा कि फैसिज्म यूरोप में पूरा अच्छी तरह बढ़ चुका था और स्ट्रगल हो रहा था, जब यहूदियों को मारा जा रहा था, यहूदियों को जब इजराइल की तरफ आगे फॉरवर्ड किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें फैसिज्म लगा एक श्रेष्ठ जाति की, ठीक है भाई हम गोरे हैं समथिंग, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला। इसी तरह नेशनलिस्ट सॉ द इम्प्रेस एंड द फैसिज्म ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिस्ट, भाई नेशनलिस्ट लोगों ने यही सीखा कि साम्राज्यवाद और फांसीवाद जो ये अंग है ये कैपिटलिस्ट के अंग है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये यहाँ पे एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करी। इसी तरह दे लैंड द सपोर्ट ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द फैसिज्म द अदर पार्ट टू वर्ल्ड इन द इथियोपिया, स्पेन, चाइना एंड चेकोस्लोवाकिया, यानी कि फिर इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि जहाँ पे जो कॉलोनिज्म था यानी जो साम्राज्यवाद था, यानी कि जिसमें इथियोपिया, स्पेन हो गया, चाइना समथिंग, ये फिर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका फिर एंटी फैसिनिज्म के इसका ये लोग उपयोग करना स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है कि हमारे चेंजेस जो ओवरऑल अगर वर्ल्ड में अगर स्टैंड अगर गलत लिया जा रहा है तो दूसरे देश की पॉलिसी उसको गलत ठहराने की कोशिश करेगी, उसके सपोर्ट में आएगी। सेम लाइक आज के समय जो हम देखें NSG के अंदर चाइना ने हमारा काउंटर किया, लेकिन और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया लेकिन चाइना ने काउंटर किया, तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। इसी तरह इंडिया स्टैंड ऑन द आफ्टर 1956 एंटी फैसिज्म, वही इन्होंने एंटी फांसीवाद के लिए क्या इन्होंने स्टैंड्स लिए इंडिया ने 1937, क्योंकि हमारी एंटी फैसिनिज्म एक्चुअली इंडिया का टॉपिक नहीं था, ये था यूरोप का, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बिल्डअप हो रही है। इसी तरह इन 1939 एट द त्रिपुरा सेशन द कांग्रेस डिसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिसी विच सपोर्टेड द फैसिज्म इन यूरोप। अब यहाँ पे देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को, लेकिन ड्यू टू द एंटी फैसिनिज्म जहाँ पे वो लोग इससे अलग हो गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोर मुद्दा आप देख रहे हैं, जहाँ पे अगर कोई मुद्दा कोई स्टैंड से रिलेटेड कोई डिफरेंट वे में चला जाता है तो वहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड चेंज हो जाती है, इवन दैट क्विट भी कर देते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जिस जहाँ यहाँ पे हमने यहाँ पे किया। इसी तरह गाइस इंडिया 1939 में द जापानीज अटैक ऑन द चाइना वाज द कंडेम्ड बाय द नेशनलिस्ट। जब जापान ने 1939 में जब अटैक किया चाइना के ऊपर, तो उस समय भी क्या नाम है हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने इसकी निंदा करी कि भाई ये जापान गलत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जापान से हम सहानुभूति रखते थे, लेकिन जब इसने गलत काम किया तो अगेन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जापान के थ्रू बिल्कुल अगेंस्ट हो गई। तो आप देख रहे हैं इक्वल टू द टाइम लाइन एंड ड्यू टू द सिचुएशन हमारी पॉलिसी स्ट्रेटेजी कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है। तो इसी चीज़ को मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। द कांग्रेस आल्सो सेंड अ मेडिकल मिशन अंडर द डॉक्टर अतुल टू चाइना। भाई ये फैक्ट्स हैं थोड़ा दिमाग में रखने के लिए, दैट्स ऑल, कि द कांग्रेस आल्सो सेंड अ मेडिकल सेशन डॉक्टर अतुल। अब यहाँ पे चाइना के कितने क्लोज हो गए। आज के समय देख रहे हैं चाइना कहाँ पे है, चाइना और इंडिया आज कहाँ पे है, लेकिन उस समय कहाँ पे था। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेन पॉलिसी के टाइमलाइन और सिचुएशन के हिसाब से हमें समझने को बनता है। खैर ऑन द पैलेस्टीन इशू द कांग्रेस लेंड सपोर्ट टू द पैलेस्टीन आल्सो, कि जब पैलेस्टीन का जब वार हुआ था, मीन जब पैलेस्टीन का जब इशू हुआ था इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन, जब जर्मन से लोग भाग के यहूदी लोग जब पैलेस्टीन की तरफ आने लगे जर्नलिज्म की तरफ, तो वहाँ पे भी कांग्रेस ने सपोर्ट किया पैलेस्टीन का। इसी तरह इट्स एक्सप्रेस सिंपैथी विद द जूस। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम जूस के अगेंस्ट है, उन्होंने ये बोला कि सिंपैथी रखते हैं, बट फिर भी पैलेस्टीन का मुद्दा ठीक है
और ये लोग ठीक है, इनको प्लीज़ इनको यहाँ से ना हटाएं। कुछ इस तरह की हमें कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिला, इंडिया का स्टैंड है यहाँ पे हमें देखने को मिला, ताकि हम अरब लोगों के साथ अच्छी फीलिंग्स रखें। क्योंकि अरब के अंदर आज के समय अगर इवन दैट पुराने टाइम पे भी देखें तो अरब के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, बेसिकली स्पेशली अरब के अंदर साउथ इंडियंस लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। आई ऑलरेडी विजिट द गल्फ एज वेल एज, तो वहाँ पे देखने को मिलता है साउथ इंडियंस लोग ज़्यादा थे, जिस वजह से विदाउट वेस्टर्न इंटरवेंशन। और एक चीज़ और कि वही ये लोग भी सोचते थे कि भाई विदाउट यूएस और ब्रिटेन के थ्रू कोई भी वेस्टर्न इंटरवेंशन ना हो, और ये लोग बिल्कुल हाईली ठीक ठाक अपनी तरफ से। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे सडनली यहाँ पे चेंज होनी स्टार्ट हो गई। इट आल्सो अपोज द पार्टीशन ऑफ द पैलेस्टीन। जब ये पैलेस्टीन का जब पार्टीशन स्टार्ट हुआ तो ये भी हमारे इंडिया का जो स्टैंड था बिल्कुल अपोज यहाँ पे होने। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी धीरे धीरे फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप होनी स्टार्ट हो गई थी। कंक्लूजन का यहाँ पे यही है। भाई साइडलाइन टॉपिक में ये है कि वर्ल्ड वॉर टू, भाई डिड वर्ल्ड वॉर टू प्लेड एनी रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या वर्ल्ड वॉर टू ने कोई प्ले रोल किया? एक साइडलाइन टॉपिक छोटा सा इस पर देखने की कोशिश करते हैं। इट बिगन द ब्रिटिश फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सो दैट दे कुड नॉट होल्ड इंडिया। भाई जब वर्ल्ड वॉर टू जब स्टार्ट हुआ तो इसने ब्रिटिश फाइनेंशियल और मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दी, क्योंकि ऑफकोर्स युद्ध के अंदर जो बेसिकली वॉर के अंदर फाइनेंशियली और मिलिट्री पे काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का काफ़ी ज़्यादा लोग भी इसमें मारे जाते हैं, जिस वजह से वीक होना स्टार्ट हो गया। इससे क्रिएटेड लॉट ऑफ द हार्डशिप फॉर द पीपल टू इंडिया विच हैव द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉपुलर सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसी तरह इन्होंने हार्डशिप लोगों को जिस तरह से क्विट इंडिया रिफॉर्म चला और समथिंग चला इस तरह से, तो कहीं ना कहीं लोग अब बोलते हैं इंडिपेंडेंट चाहिए हमें, अपनी फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप होने बात की बात, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट सबसे ज़्यादा चाहिए थी उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इसी तरह इंडियन नेशनल आर्मी प्रोडक्ट ऑफ द वॉर हैज़ इंस्पायर्ड द इंडिया मेनली रिकॉल्ड बाय द रॉयल इंडियन आर्मी एंड पुलिस ड्यूरिंग द वॉर। कोई इंडियन आर्मी भी अब कांग्रेस के साथ हो गई थी और द नेशनल पार्टी के साथ स्टार्ट हो गई थी। इसी तरह गाइज August offer, Cripps proposal, Wavell plans, etc. were part of the British effort to win the Indian support of their war efforts. The response of the Indian, the form, the Quit India movement has clearly shown that the Indian political issues cannot be protected as per the authority of the British. तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप होगी, ठीक है भाई अब तो हमने जंग लड़नी है समथिंग और हमें बस खत्म करना है ब्रिटिश को और हमें इंडिपेंडेंट लेनी है, जिस वजह से वेवर प्लान, क्रिप्स प्लान समथिंग ऐसी सारी चीज़ें आई। साथ में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ उससे पहले, वेवर प्लान से पहले। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप होनी स्टार्ट हुई। थोड़ी बहुत हमें ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। गाइस व्हेन इंडियन सोल्जर फॉट टू द ब्रिटिश इन अदर कंट्रीज, इट बूस्ट द मोरल ऑफ द इंडियन टू फाइट अगेंस्ट द जस्ट ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। क्या गाइस आफ्टर इंडियन FIFP मीन्स आफ्टर इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए हमने आफ्टर लाइक 15 अगस्त 1947 से हम इसमें नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, क्योंकि उसमें हमें नेहरू के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप में चलना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक्स उठते रहते हैं रिलेटेड। कहीं ना कहीं द हिंदू एडिटोरियल भी उठाता रहता है मंथली में या फिर 2 मंथ में एक बार कहीं ना कहीं टॉपिक उठाई देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स सेंट्रल के अंदर NDA गवर्नमेंट है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं चीज़ें भी उठती हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, भाई पंचशील क्या है, नो लैंग्वेज मूवमेंट्स क्या है, ऑपोजिशन कॉन्डिशन रिलेशंस क्या है, पीसफुल सेटलमेंट टुवर्ड्स द इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या, सपोर्टिंग UN एंड द वर्ल्ड पीस क्या। तो इसी बारे में हम डीप लुक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो गाइस थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल। कश्मीर का जो इशू जो पाकिस्तान जो बार बार उठा रहा है पीछे पीछे से, वैसे कुछ इशू है नहीं बट फिर भी उठा रहा है वो, तो इस वजह से ये इशूज़ के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी रखनी, हमें डायलॉग फॉर्म में रखनी पड़ेगी और मेंटेन द पीसफुल रिलेशनशिप एज वेल। ऐसा नहीं है कि हम वॉर की तरफ चले जाएं, जंग की तरफ जाए, नहीं। जंग में किसी का कोई भला नहीं होता, वहाँ भी 2 मरेंगे, इधर भी 2 मरेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिससे हमारे रिलेशनशिप भी हैम्पर होंगे, हमारी GDP डाउन होगी व्हाट्सएवर और वाले साइज में। बट इसमें जैसे ये चीज़ याद रखें कि हमें कंटिन्यूटी डायलॉग फॉर्म हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल। तो गाइस आई होप थोड़ा बहुत डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स कि अगर एक फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, तो उसके फैक्टर किस किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स क्वेश्चन को समझते हैं, व्हाट आर द फैक्टर फॉर द फॉरेन पॉलिसी। फैक्टर इन द सेंस अगेन वो फैक्टर्स जिस वजह से एक किसी की कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप होती है, किसी दूसरे कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी डिक्लाइन हो जाती है, उस वो आखिर वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो इसमें हम जानने की क्या नाम है बेसिक पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। क्या गाइस द साइज ऑफ द फर्स्ट है साइज इन द सेंस फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं GDP के ऊपर, GDP के ऊपर जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद हिंदी के अंदर, गाइस अगर फॉर एग्जांपल यूएसए है, एक तरफ वो इंडिया को अप्रोचेस लेता है और एक तरफ वो पाकिस्तान को लेता है। फॉर एग्जांपल यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी है
जिसको बोलते हैं वेलमोट, आई थिंक वेलमोट। अगर ये इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान में वो एनालिस कर रही है कि वो ये सोचने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने स्टोर्स कहाँ खोलूँ पहले। ऑफ कोर्स इंडिया बड़ा है, बिग है, इसका जीडीपी का कुछ ट्रिलियंस में 2 ट्रिलियंस के आसपास, मोर देन 2 ट्रिलियंस के ऊपर इसकी जीडीपी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आई थिंक हार्डली बिलियंस में ही है अभी तक तो जिस वजह से अगर वॉलमार्ट अगर आता है तो वो डेफिनेटली वो इंडिया की तरफ ज़्यादा रुकता है कि ऑफ कोर्स 1.21 बिलियंस वी आर द पीपल्स आल्सो, वी आर द इंडियन पीपल आल्सो, तो उसको ज़्यादा कस्टमर बेस मिलेगा, साइज ऑफ इसके ज़्यादा चांसेस होंगे गुड्स और सर्विस को बिकने के लिए रेदर देन पाकिस्तान के। पाकिस्तान में टेररिज्म वो अलग मुद्दा, लेकिन बात आती है साइज इकोनॉमी हार्डली कुछ 17 to 18 करोड़ पाकिस्तानी समय है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो जिस वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ऑफकोर्स अगर वॉलमार्ट अगर मल्टीनेशनल कंपनी अगर आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइज देखती है। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसकी साइज डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसकी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही ज़्यादा वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल चाइना की जीडीपी इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रिलियंस में है इंडियन अगर बात करें तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं पूरी, अगर चाइना अगर कुछ कोई इम्प्लीमेशन छोटे मोटे इम्प्लीमेशन आता है, फॉर एग्जांपल अगर अपने चीप प्राइसेस गुड्स को और चीप कर देता है तो और ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या नाम है गुड्स से रिलेटेड हमें डंपिंग गुड्स से इश्यूज हमें देखने मिलेंगे और लोगों की जीडीपी डिक्रीज होने लगेगी, एक्सपोर्ट कम होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी छोटी सी भी खुरापात फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा हैम्पर यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस वजह से साइज बहुत ज़्यादा फैक्टर हमारा फर्स्ट फैक्टर हमें करता है। सेकेंड है ज्योग्राफी इन द सेंस जिसको बोलते हैं भूगोल, हिंदी में तो भूगोल ही कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी आखिर उसकी ज्योग्राफी क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक फिजी है न्यूजीलैंड के पास और एक इंडिया है, नहीं होगा व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी एफपी का मतलब क्या है, इट्स कंटेंट्स फैक्टर्स बेस एंड टाइमलाइन विद एनालिसिस व्यू, दैट्स ऑल। मैंने इसमें इस सीरीज के अंदर सिर्फ 5 पॉइंट्स को ही ध्यान में रख के सीरीज बना रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अप्रोच। व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? गाइस मीनिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, सी फॉरेन पॉलिसी क्यों, क्योंकि आज के समय अगर ओवरऑल बात करें पेपर ऐप पे, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब चलते हैं सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस में हमें वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ओवरऑल कि हमारे फैक्टर अफेक्टिंग कोई भी हमारे अगर फैक्टर अफेक्टिंग चाहे किसी भी कंट्री में हो, अगर उसके अगर फॉर एग्जांपल अगर इवन दैट अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर वेनेजुएला ने जो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो एक कंट्री है वेनेजुएला ने अगर तेल के प्राइसेस बढ़ा दिए तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर होगा। फैक्टर अफेक्टिंग भी देखना है, डायरेक्ट हमें काउंटर भी पॉइंट्स हमें देखना है, तो इस वजह से हमें फॉरेन पॉलिसी पढ़नी बहुत जरूरी है। Guys, in the simple word, like the set of the principal doctrine as followed by the nation for securing the objectives of the nation interest during the course of its relations with other nation. दो सिंपल सी लैंग्वेज बोलूँ, फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके अंदर हम अपने सिद्धांतों को से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दैट्स ऑल। हम अपने नेशन इंटरेस्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के एंगल्स के थ्रू यानी संविधान के एंगल के थ्रू हमें देखने को हम अपने संविधान को फॉलो कर सकें, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो कर सकें, और साइड टू साइड नेशनल इंटरेस्ट को हम फॉलो कर सकें, और साइड टू साइड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हों जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हों। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक समाजवादी यानी सोशलिस्ट टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है ओवरऑल, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट के ऊपर हमने एक डंडा ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है कि कैपिटलिस्ट नहीं, हम एक सोशलिस्ट हैं, यानी कि हमें समाज के गरीब तबके की सभी लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, रिपोर्ट्स कहती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 40% वर्ल्ड के गरीब इंडिया के अंदर ही है, वी आर एक्सेप्टेड, बट हम लोगों को उन लोगों का विकास करना है, हम लोगों को उनकी हेल्प करनी है। मीन्स एज ए स्टेट लेवल पे, यानी एज ए स्टेट, यानी इंडिया को अगर मैं स्टेट मान लूँ तो स्टेट ये चाहेगा कि ये जो इनइक्वालिटी को मैं कोशिश करूँ ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो इसके प्रिंसिपल्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू फॉलो करेगा, बाद में नेशनल इंटरेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आज की किसी को कैपिटलिस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगे जाओ, सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प करने लगे। फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज जो आज के समय इंडिया के अंदर आती है, मल्टीनेशनल कंपनी गाइस वो कंपनीज होती हैं जो फॉरेन से आती हैं, हमारे देश में व्यापार करती हैं और समथिंग बिजनेस करती हैं, और जो प्रॉफिट होती है वो ले जाती है, जिसको हम ट्रेस इरोजन इफेक्ट भी हम आने वाली सीरीज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, खैर अलग मुद्दा। तो गाइज इसके अंदर जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, फॉर एग्जांपल एक तो हमारी धुआंधार, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ Amazon.in, एक ये फॉरेन कंपनी है मल्टीनेशनल, एक तरह से मान के चलो ऑनलाइन वेबसाइट है, सबसे समझ आ जाएगा क्योंकि आज के समय हर आदमी मोबाइल चार्जर फार्जर सब ऑनलाइन बुक करता है। और एक हमारी देसी कंपनी है स्नैपडील, राइट। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा काउंटर करें, थोड़ा सा अगर सोचने की कोशिश, अमेजोन
क्या क्या स्नैपडील अमेजोन का टक्कर ले सकती है? कुछ बोलेंगे हाँ ले सकते, कुछ कहेंगे नहीं ले सकते। अगर आप ओवरऑल रिसोर्सेज की बात करें, अमेजोन काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो जब मल्टीनेशनल कंपनी की जब बात आती है तो हमें अपने एसएमई मीन्स गाइस स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि जिसको बोलते हैं लघु उद्योग, कुटीर और लघु। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फॉर्म पॉलिसी बिफोर 1947। ये मेरी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रोड मैप प्रोवाइड करा दिया है कि ये सीरीज़ कैसे फॉलोअप होगी, किस किस तरह से होगी। तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, वो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो देख लेगा, आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी ये सीरीज़ कैसे चलेगी। रीज़न क्यों वाई दिस फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज आईआर रिलेशनशिप आज के समय डायनेमिक पार्ट ऑफ पेपर अगर देखें 2013 से जो चेंज हुआ है हमारा यूपीएससी सिलेबस, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। साइड टू साइड हमारा जीएस पेपर 2 ऐसे इंटरव्यू इवन द प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेगा। द मेन थीम यही है कि वो लोग जो कोचिंग नहीं ले पा रहे या फिर कुछ इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो साइड टू साइड अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं बट यस अपने सपनों को नहीं बनने देते, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम एज वेल एज या फिर टाइम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर स्पेशली और राजेंद्र नगर के अंदर पैकेज का ज़माना है बॉस। आज के समय तो पैकेज के हिसाब से बात होती है, आपके पैकेज के पे कर सकते हो तो कोचिंग लो, अदरवाइज फिर बाहर कोई नोट्स ही लो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो खैर अगेन वही ये टारगेट उन्हीं लोगों के बेस बना के मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि उन लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। दैट्स ऑल। मेरी तरफ से कोई ज़्यादा खास इनिशिएटिव अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं इस चैनल के बारे में। और एक चीज़ और गाइस, इसकी फ्री पीडीएफ फाइल मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर दूंगा, नेक्स्ट के अंदर कि जैसे जैसे सीरीज़ कंप्लीट होगी मैं आपको फ्री पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जाने से पहले अगेन मेरी जो अप्रोच होगी बेसिक टू एडवांस अप्रोच होगी। आज के जो लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स पे चलेगा, क्या कि फॉरेन पॉलिसी क्या क्या हुई 1947 से पहले हमारी कैसे बिल्डअप हुई, कैसे नहीं हुई, दैट्स ऑल। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओवरऑल देखें कि मैं जो स्ट्रेटजी जो फॉलो करूँगा जीरो टू बेसिक टू एडवांस अप्रोच, कि आज के समय एक बेसिक से स्टार्ट करते हो एडवांस हो, जो कैसे चाइना को काउंटर करें, कैसे पाकिस्तान को काउंटर करें, कैसे हम यूएसए को काउंटर करें, वो एडवांस टॉपिक में हम देखने की कोशिश करेंगे। टीपीपी क्या है, स्ट्रेटजी आरईसीपी क्या है, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में कवर होंगी। गाइस फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट क्लैरिटी। टारगेट ये कि कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि कंसेप्ट से रिलेटेड जो आज के समय इश्यूज आ रहे हैं, कि काफ़ी लोग आईआर को रटने की कोशिश करते हैं बट रट्टाफिकेशन नहीं है, जैसे समझने की चीज़ है, दैट्स ऑल। लेस कंटेंट्स होंगे क्योंकि ये क्रीम पार्ट मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की, क्योंकि कोई भी एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होता है सॉरी गाइस, तो वो ये सोचता है कि मुझे क्रीम पार्ट ही मिले, लेस कंटेंट हो और मोर मेरा, ताकि मैं अपने आंसर्स को मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकूँ, दैट्स ऑल। गाइस मोर एडिकल पार्ट की 360 DU के शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू मैं कोशिश करूँगा आप समझाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता सकूँ। और फोकस ऑन द प्रिंस प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू पार्ट और सेक्टर डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं काम आता है। न्यूज़पेपर पढ़ता था, हाँ पता होना चाहिए, हाँ यार इसने ये बंदा ही करा, तो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी हेल्पफुल रहेंगी। खैर about the series, this is the second lecture of this series. First lecture was the roadmap, which I told you earlier, and explore the 60 to 70 lectures would be, I will have to make it as soon as possible when I will get a time. तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं 60 to 70 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और ओवरऑल इस एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि 60 to 70 लेक्चर्स बनेंगे बॉस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साइड टू साइड आई एम आल्सो नॉट अ परफेक्ट यार, आई एम आल्सो लाइक यू, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। तो क्रिटिसिज्म आप मोस्ट वेलकम, कुछ कमियाँ हो तो क्रिटिसिज्म करें, कोई इशू नहीं है, बट मैं इसको पॉजिटिव थीम्स के साथ स्टार्ट करूँगा। खैर टॉपिक इस वीडियो के अंदर जो कवर होंगे वो मेन पॉइंट हार्ट एनालिसिस में कन्वर्ट मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर फॉरेन पॉलिसी को पढ़ें तो इसके कंटेंट्स क्या हैं, कंटेंट्स इन द तत्व, आगे वो कौन से तत्व हैं जो फॉरेन पॉलिसी को बिल्डअप करते हैं, हैम्पर करते हैं, समथिंग इस तरह से कुछ प्रो कॉन्स में देखें तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो गाइस अगर फॉरेन पॉलिसी कंटेंट्स की बात करें, यानी कि ओवरऑल, तो जनरल प्रिंसिपल अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय द नेशंस, यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो फॉलोड बाय द नेशंस होंगे, जो भी उनके प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, जो हमारी जो फेमस जिसको बोलते हैं कि हिंदुइज्म में गीता है और मुस्लिम्स में कुरान है, पंजाबियों में गुरमुखी है, लेकिन हमारी एक ही बुक है। वो अगर ओवरऑल एनालिसिस करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आर्टिकल नंबर 51 जिसको हम कहते हैं कि पीसफुल हमें एक स्टेट चाहिए, कि हमें हर समय एक पीसफुल, एक शांतिवादी बन के रहना चाहिए, एक अग्रेसिव ना हो के जैसे हम शांत रहें, दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू फॉलो द जनरल प्रिंसिपल। हमें सोशलिस्ट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें
कैपिटलिस्ट भी चाहिए थोड़ा बहुत, हमें प्राइवेटाइजेशन भी चाहिए, बट हमें सोशलिस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव एम्स ऑफ द नेशन इंटरेस्ट विच आर टू बी अटेंडेड, यानी कि वो नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स जो एक नेशंस जो स्पेशली जो एक नेशंस के जो इंटरेस्ट होते हैं वो चाहता है। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन, जो एम्स और जो उसके लक्ष्य होंगे और जो उसके उद्देश्य होंगे जो नेशन इंटरेस्ट के हों, तो उसको भी हम क्या नाम है फॉलो अप करते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इज द नेचर ऑफ द मीन्स दैट आर टू यूज टू अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो है फॉरेन पॉलिसी जिसको हम एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स को हम बेसिकली अगर बात करें तो हम उसको अचीव कर सकें साइड टू साइड। कोई ऐसा इतनी कोई तुर्रम खाबी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी हम ना बना दें अपने स्ट्रक्चर पे कि हम उसको पा ही ना सकें। तो इस तरह से द नेचर ऑफ द मीन्स दैट आर टू बी यूज टू अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स, कि एक पॉजिटिव वे में हम उसको क्या नाम अचीव कर सकें। ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में, फॉर एग्जांपल अगर हम अपना ही भला करने लग गए और पता चले कि हमारे पड़ोसियों को भी उससे हैम्पर हो रहे, तो दैट्स टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी विल बी नॉट वर्क इन द फ्यूचर। तो जिस वजह से वी हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द गाइडलाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। सी द guidelines for understanding the relation with other nation, in the sense you can say like what's going on right now in the Pakistan, कि अगर जो पाकिस्तान ने जो गाइडलाइन फॉलो करी तो हमें भी उसके हिसाब से, अगर अगेन सॉफ्ट हो रहा है तो हमें भी उसके हिसाब से सॉफ्ट होना पड़ेगा। अगर वो हार्ड हो रहा है तो यस लिटिल बिट वी हैव टू गो आल्सो बी प्रोएक्टिव, हमें भी प्रोएक्टिव अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी। तो इट्स डिपेंड ऑन द गाइडलाइन एज वेल एज एंड द अटेम्प्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड द चेंज द रिलेशनशिप एट द केस मे बी। एंड द किसी भी चीज़ में डायलॉग्स फॉर्म में, जो मैं आपको जब डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ाऊंगा ट्रैक 2 ट्रैक 3 क्या क्या होता है समथिंग, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए। अब कोई टॉक अगर कोई जिसको बोलते हैं हिंदी में वार्ता, अगर कोई टॉक अगर क्रॉस टॉक अगर बंद हो जाती है तो उससे हमारे फॉरेन पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही डीमेरिट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि किसी भी फॉरेन पॉलिसी में डायलॉग्स फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलॉग्स चलेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा, आज नहीं तो कल तो निकलेगा। फॉर एग्जांपल आज के समय अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर हम इंडिया प्लस पाकिस्तान के अगर बीच में अगर हम क्रॉस टॉक अगर हम बिल्कुल बंद कर दें, तो क्या आपको लगता है कि उद्योग समथिंग हिंदी में कहते हैं शायद, तो गाइस एसएमई को हमें जब मल्टीनेशनल कंपनी जब आती है, ठीक है, तो जब एसएमई कंपनी ऑलरेडी जब हमारे देश में जो हमारे अपने उद्योग हैं, हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, क्या आपको लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का टक्कर ले पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज दे आर वेल, भाई इनका जो मैनेजमेंट है बहुत तगड़ा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत तगड़े हैं। ये डॉलर्स में बात करते हैं, हम रुपये में बात करते हैं। आज के समय डॉलर 65 रुपीज़ का है, 65 to 66। तो जब बात आती है डॉलर्स की, तो हमारी कंपनी कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो जाती है, डिफेंस में चली जाती है, डिफेंसिव में चली जाती है, जिस वजह से हमारी पॉलिसी का मेन एम यही होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंसिपल जो अलॉटेड जो हमने की है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे आइडियोलॉजी में, इवन दैट हमारे हिस्ट्री में, उसको हम फॉलोअप करें और आगे वाले जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको बचा के रखें, ताकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी प्रिंसिपल जो हमारे हैम्पर्स ना हो। बाकी फॉरेन पॉलिसी साइड टू साइड टाइम टू टाइम चेंज भी हुई, वो हम आगे वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन मुद्दा यही कि हम कोर थिंग को पकड़ें, दैट्स ऑल, कि फॉरेन पॉलिसी है क्या, किस तरह से बिल्डअप होती है। इट्स ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट एंड इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ले सकते हैं, इस बिलोंग्स टू द सोशलिस्ट समथिंग लाइक दैट। वैसे एनालिटिकल पार्ट ये भी कहता है कि अगर हम एनालिटिकल पार्ट पे चलें तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ऑलवेज एज ए सक्सेसफुली चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर नेशंस इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आज के समय हमारे हालात बड़े ही बेकार चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। ऑफ कोर्स हमेशा चलते हैं, बट इस समय तो कुछ ज़्यादा बेकार चल रहे हैं। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाक है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाक। गाइज अगर बात करें हम कारगिल युद्ध की, कारगिल वॉर की अगर बात करें तो उस समय भी हालात बड़े ही बदतर हो गए थे, जैसे आज के समय चल रहे हैं थोड़े बहुत। तो जब कारगिल जब वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उस समय हमने देखा कि वी आर जस्ट लाइक एनिमी, नथिंग एल्स, कि हमें एक फ्रेंड्स की तरह भी नहीं, हम इवन दैट हम अपने एक्टर्स को भी वहाँ पे उनके पाकिस्तानी एक्टर्स को भी हम बैन करते थे कि हम इसको पनिशमेंट देंगे, राइट। और एक समय ऐसा भी आता है कि एक स्टेट पीसफुल टाइप का भी आता है, ठीक है वायलेशंस हो रही हैं थोड़ी बहुत, बट वॉर टाइप की सिचुएशंस नहीं आ रही, तो उस समय हमारी जो पॉलिसी होती है बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि सॉफ्ट एंड हार्ड में हम लोग कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि डिपेंड ऑन द नेबर्स बिहेवियर, यानी कि जैसे उसका बिहेवियर होगा वैसे हमारी पॉलिसी जो भी फॉरेन पॉलिसी वो बिल्कुल चेंज होती जाएगी। अगर नेबर हमारे साथ सॉफ्टली बात कर रहा है तो यस वी हैव टू आल्सो गो विद द सॉफ्ट वे। अगर कोई हार्ड बात कर रहा है तो ऑफकोर्स कोई हमें आँख देगा तो हम उसको छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और इवन दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर, सभी प्राइम मिनिस्टर यही कहते हैं। खैर, तो गाइज यानी कि
हमें एक चीज़ और यहाँ पे एंगल से हमें पकड़ने को ये देखने को मिलता है कि फॉरेन पॉलिसीज और वे बिहेवियर जो चेंज होगा, चेंजिंग शुड बी विथ गो टू डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को स्टैटिक पार्ट पे पकड़ के बैठे, नहीं जैसे हाँ यही है, नो, इट्स डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द नेबर। ये नहीं कि हमारी जो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके दो पार्ट होंगे, यानी कि फोर होगा स्टैटिक, यस, जो हमारे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट, जो हमारे सोसाइटी इंटरेस्ट व्हाटसोएवर जो भी हो, ठीक हमारा डायनेमिक पार्ट इज डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर ऑफ नेबर। यानी जो हमारे एटीट्यूड्स होंगे, जो हमारे नेबर्स के जो एटीट्यूड्स होंगे, हम उसके हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी करेंगे। यानी कि एक सॉफ्ट होगी पॉलिसी